हेलो साथियों, तो हम केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यू देखने वाले हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और फिजिकल जो केमिस्ट्री होता है उन सारे के जो है एमसीक्यू हम देखेंगे 150 से 200 के लगभग में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे है, मैं थोड़ा ऐसे इसको कर लेती हूँ कि जैसे सारा को क्वेश्चन जो है वो देख सकें। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में हम देखते हैं कि कौन सा असत्य है। तो देखते हैं यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कुल जो है 29 तत्व है और कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है। आवर्त सारणी में 29 नहीं 24 तत्व है जो कि कृत्रिम रूप में पाए जाते हैं। तो यही तो जो था वो गलत था। आगे हम देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो देखते हैं आगे यहाँ पे कि ऑग ऑर्गेनेसियोन एक कृत्रिम रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 118 है। तो ऑर्गेनेशियन जो है वो कृत्रिम जो है वो रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 118 है। तो ये कथन सही है। फिर लगभग जो है 90 रासायनिक तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। हाँ, तो 92 से 94 यानी कि लगभग 90 जो रासायनिक तत्व है वो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं, एस्बेस्टस एक प्राकृतिक खनिज फाइबर है। हाँ, तो एस्बेस्टस जो है वो एक प्राकृतिक खनिज फाइबर है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि एस्बेस्टोस जो है वो एक प्राकृतिक खनिज फाइबर है। तो ये सही है। आगे हम बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन पे। तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें भी देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है युग्म जो है वो असत्य है वो पहचानना। तो यहाँ पे जैसे कुल गैसीय तत्वों की आवर्त सारणी में संख्या 11 है। तो ये कथन सही है कि गैसीय तत्व जो है आवर्त सारणी में 11 है। जैसे पे कार्बन दिया हुआ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नियोन है, फ्लोरीन है, फिर हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन, ये सब जो है वो कुल जो है 11 जो है वो गैसीय तत्व है। यहाँ पे देखिए कि पांचवें आवर्त तत्वों की संख्या 8 है। तो ये गलत है। पांचवें में जो आवर्त तत्वों की संख्या 8 नहीं है बल्कि 18 है। फिर यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे देखिए पीजोन समूह जिसमें नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाता है। तो पीजन जो समूह होता है उसे नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाता है, सही है। फिर है चैल्गोजन समूह जिसे ऑक्सीजन ग्रुप कहा जाता है। तो ये भी सही है। ये गलत है कि पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, ये गलत है। इसमें 18 है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 7 आवर्त है, आप जानते हैं कि 7 आवर्त है और 18 ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला जो आवर्त होता है उसमें 2 तत्व होते हैं, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा आवर्त में 8 तत्व और चौथे में 18 और पांचवें भी 18 तत्व होते हैं और छठे में जो है 32 तत्व होते हैं। तो ये ऐसा बताना है। और हैलोजन ग्रुप में 7 ग्रुप है जिसे जीरो ग्रुप या अक्रिय गैस कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे और भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन तत्वों की युग्म कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है वो जो होता है वो पारा और सीजियम जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो पारा तो सभी को जानते हैं, सीजियम को याद रखना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्स जो है रूम टेम्परेचर पर रहता है। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसका बी आंसर कर लेंगे। आगे देखते हैं तो देखते हैं और भी क्वेश्चन है। तो और भी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि वास्तव में नेपच्यूर और पोलेडियम तत्व कहाँ प्राप्त होते हैं। तो नेपच्यूर और पोलेडियम जो तत्व होते हैं वो जो प्राप्त होते हैं वो मोनोजाइट से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? मोनोजाइट से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यूरेनियम या प्लूटोनियम या नेपच्यूर या प्लूटोन जो है वो जो है मोनोजाइट जो है यहाँ पे मोनोजाइट का ही अयस्क होता है। तो ये देखिए ट्रांसल्यूसिड रेडियो सक्रियम तत्व यूरेनियम 238 और फिर 236, ये सब जो है इसका मोनोजोजाइट है ना उसका जो है ये सारे यस्क होते हैं। नेपच्यूर प्लूटोन जो होते हैं वो सारे यस्क होते हैं। देखिए पिच ब्लेंड नामक एक और होता है जिसमें यूरेनियम डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये सब ये बताया गया है। तो मोनोजाइट इसका सही आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं, दो चीज़ों को इस बार थोड़ा सा याद रखना है। जैसे इल्मेनाइट और रूटाइल, ये जो है टाइटेनियम के ओर है जो इस बार एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है। इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के ओर है। थोरियम देखेंगे तो थोरियम है जिसे रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। सीरियम है, लिथियम है, मोनोजाइट है, ये सब सारे इसके यर्स के हैं और जो कि केरला में पाए जाते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पे कि
निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और असत्य कथन की पहचान करना है। किसका? असत्य कथन का। तो चलिए पढ़ लेते हैं। असत्य कथन में हम देखेंगे आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आती है, तो ये कथन सही है। आप इधर जाइएगा तो परमाणु क्रमांक ही कम होता है, तो उसका त्रिज्या भी कम होने लगता है, जैसे जानते होंगे। फिर है कि H+ आयन आवर्त सारणी सबसे छोटा घन केटायन है, तो हाँ ये भी है, सही है कि सबसे छोटा होता है। फिर है कि F आवर्त सारणी का सबसे जो है ऋणात्मक नहीं, ये जो फ्लोरीन होता है सबसे छोटा ऋण यान होता है, सबसे छोटा होता है, बड़ा नहीं, तो ये गलत है। आगे देखते हैं कि सीजियम जो है वो आवर्त सारणी का सबसे बड़ा धनायन यानी कटायन है, तो हाँ ये सही है, सीजियस ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। ये सबसे छोटा होता है, जो फ्लोरीन होता है वो सबसे छोटा आवर्त सारणी में ऋणायन होता है। और घनायन जो होता है वो याद रखना है, घनायन कौन सा होता है, वो सी वाला आवर्त सारणी में सबसे बड़ा होता है। यानी कि आगे आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बना कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कैसा प्रक्रिया होता है। तो आयनन ऊर्जा हो या आयनन विभव हो, ऊष्माशोषी होता है। क्या होता है? ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माशोषी होता है। ऊष्माशोषी में जैसे कि ऊष्मा का आवश्यकता पड़ता है, जैसे बर्फ पिघलना। ऊष्माशोषी जिसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, ऊष्मा बाहर निकलती है और जो है बर्फ फटना, ये सब जो होता है वो ऊष्माशोषी होता है। याद रख लेंगे कि आयनन ऊर्जा या आयनन विभव जो है एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, रिएक्शन है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया कि निम्नलिखित में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है वो होता है हीलियम। हीलियम में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो शून्य होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो है 8 वो क्या है, आउटर मोस्ट में जो फिल होता है उसे हम अक्रिय गैस या शून्य गैस कहते हैं, जिसमें यहाँ पे न्यूनॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनोन है, रेडॉन है। इसका आउटर मोस्ट में 8 है, तो ये हीलियम भी जो है वो एक अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है। लगभग इसकी जीरो एफिनिटी होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो हीलियम की 0 होती है। तो यही यहाँ पर बताया गया, इसका आंसर सी कर लेंगे। आगे और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बताया गया है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी और आकर्षित करना विद्युत ऋणात्मक कहलाता है। हाँ, तो ये सही है। किसी भी अगर हम किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं यानी हम नेगेटिव है, इसीलिए घनायन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो ये कथन सही है। फिर यहाँ पे बताना है, इसमें चुनना है कि सत्य कथन कौन सा है। फिर ये धातुएं ज्यादा जो है विद्युत ऋणात्मक होती है, धातुएं विद्युत ऋणात्मक नहीं होती, अधातुएं जो विद्युत ऋणात्मक होती है। आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, तो हाँ ये कथन सही है। छोटा हो जाता है तो उसे 8 से घटाना पड़ता है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब वो वृद्धि हो जाती है उसकी वैलेंसी में, तो ये सही है। ये जो है 1 और 3 दोनों कथन सही है, बाकी ये बीच वाला गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये वाला 1 और 3। आगे बढ़ते हैं, तो और भी आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन को। मानव द्वारा निर्मित क्वेश्चन है नेक्स्ट कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रासायनिक तत्व। तो जो मानव द्वारा निर्मित प्रथम रासायनिक तत्व था वो क्या था? मानव द्वारा जो रासायनिक तत्व सर्वप्रथम खोजा गया था वो था टेक्नीशियम। नहीं रुकिएगा, अनुप्रयोग, मेडिकल ट्रीटमेंट, बोध, ब्रेन। मानव द्वारा रासायनिक मैडम क्यूरी नहीं, ये होगा टेक्नीशियम जो है वो मानव द्वारा खोजा गया पहला अनुप्रयोग है। बाकी ये जो दिया हुआ है क्यूरियम, अमेरिकियन, एक्सटियन, ये सब रेडियोधर्मी तत्व हैं, ये याद रखना है, ए इसका आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कि भूपट्टी, पृथ्वी की भूपट्टी में दुर्लभतम क्रिस्टलीय तत्व कौन सा है? पृथ्वी के भूपट्टी में दुर्लभतम अक्रिय क्रिस्टलीय तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा एस्टेटाइन है। क्या? एस्टेटाइन तत्व है जो है। फिर इसे बोलते हैं सबसे कम घनत्व धातु है, और ज्योर के में मतलब कि जम्मू कश्मीर में लिथियम मिलता है, ये बताया गया। पोलिनियम, इसको मैडम क्यूरी ने खोजा है, ये सबसे जो है वो क्या है, हानिकारक तत्व है। पोलिनियम के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे इसका आंसर आप ए लगाएंगे, एस्टेटाइन। क्या है कि पृथ्वी की भूपट्टी में दुर्लभतम अक्रिय तत्व एस्टेटाइन है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पे टंगस्टन जैसे डब्ल्यू से सर्वाधिक लचीली धातु मानी जाती है, तो ये कथन सही है कि सर्वाधिक जो है लचीली धातु मानी जाती है। नाइक्रोम सर्वाधिक क्वथनांक वाली होती है, ये गलत है। नाइक्रोम सर्वाधिक क्वथनांक नहीं, कम क्वथनांक वाली होती है, इसीलिए इसे फ्यूज में भी मतलब 1 मिनट
डायमंड पृथ्वी पर सबसे कठोर वस्तु है, तो ये कथन सही है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आगे पढ़ के देखेंगे। सबसे भारी अस्थाई तत्व लेड या सीमा माना जाता है। हाँ, तो सबसे भारी अस्थाई जो होता है लेड होता है, तो 2 छोड़कर 1 3 4 जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है, विशेषता बताई गई है कि देखिए यहाँ पे जैसे नाइक्रोम है। नाइक्रोम जो है ये विद्युत हीटर में, विद्युत प्रेस में, ट्रेस्टर में, हीटर में, इलेक्ट्रिक चूल्हा में, हेयर ड्रेसर में, इलेक्ट्रॉन्स में, सारे में हम नाइक्रोम का ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका जो हाई रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया हाई होती है। और थर्मल इफेक्ट में भी इसको हम इस यूज करते हैं नाइक्रोम का। आगे देखेंगे तो आगे पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सामान्य और सबसे कम विषैला है। तो सामान्य और सबसे कम विषैला है, तो सोडियम, लोह और सोडियम जो होता है सामान्य और सबसे कम विषैला होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम और लोह और सोडियम इसका आंसर होगा। लोह देखते हैं जिसमें जो है हेमेटाइट होता है, सिल्डेराइट होता है, जानते ही होंगे इसका यश है। तो आगे बढ़ के हैं, इसका आंसर आप कर लेंगे। लोह और सोडियम जो है सामान्य और सबसे साधारण तत्वों में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यंत मीठा होता है। तो मीठा तत्वों में हम देखेंगे, सॉरी माफी चाहूंगी, मीठा तत्वों में हम देखेंगे तो मीठा तत्व कौन सा होता है, तो बेरिलियम जो है सबसे मीठा तत्व होता है। ये आंसर करेंगे, मीठा तत्व होता है बेरिलियम। खट्टा अम्ल में सबसे सुंदर बताया गया है वेनेडियम को, वेनेडियम को सबसे सुंदर बताया गया। पर यहाँ पे क्या बोला, मीठा बोला है, तो बेरेनियम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी। निम्नलिखित युगों में अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का पहचान करना है। तो मानव द्वारा उपयोग में लाई जाने प्रथम धातु कॉपर है। हाँ, ये तो सही है। न्यूनतम जहरीली धातु विषमत है। हाँ, ये भी कथन सही है कि न्यूनतम जो जहरीली धातु है विषमत है। फिर आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम अक्रियशील धातु गोल्ड है। नहीं, धातु तो सबसे क्रियाशील होता है, ये तो गलत हो गया कथन। फिर है कि व्हाइट गोल्ड, हाँ प्लेटिनियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, तो ये इसमें ये गलत हो जाएगा। न्यूनतम अभिक्रियाशील गोल्ड है, गोल्ड सबसे ज्यादा। यहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद Hg यानी गोल्ड, Cu कॉपर, ये सब दिया हुआ। Hg मरकरी है, Hg मरकरी, ये सब इसका जो है रिएक्शन का ये रहता है, रिएक्शन वैल्यू रहता है। आगे देखते हैं तो और भी देखिए, निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए और असत्य कथन का पहचान कीजिए। तो टाइटेनियम को जो है वंडर धातु की संज्ञा दी गई है, तो ये सही है कि टाइटेनियम को जो है वो वंडर धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वंडर धातु। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ब्रोमीन एक लाल भूरी अधातु है, ब्रोमीन जो है वो एक लाल भूरी अधातु है, तो ये सही है, एक लाल भूरी अधातु होती है ब्रोमीन। फिर यहाँ पे देखिए जिरकोनियम धातु का उपयोग अंतरिक्ष यान में, तो हाँ ये सही है कि जिरकोनियम जो धातु होता है उसका उपयोग हम अंतरिक्ष यान में करते हैं, जिरकोनियम का। प्लेटियम धातु का उपयोग सर्वाधिक ब्लैक बॉक्स बनाने में, नहीं गलत है। प्लेटिनियम का हम ब्लैक बॉक्स बनाने में नहीं इस्तेमाल करते हैं। टाइटेनियम जो होता है स्टेनलेस स्टील, उसको हम ब्लैक बॉक्स बनाने में, जिसका रंग जो होता है ब्लैक बॉक्स का वो नारंगी होता है, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो प्लेटिनियम धातु का उपयोग हम ब्लैक बॉक्स के लिए नहीं, टाइटेनियम और स्टेनलेस जो स्टील होता है उसका उपयोग करते हैं हम ब्लैक बॉक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सर्वाधिक महंगी धातु, तो रोडियम जो होती है, रोडियम सबसे महंगी धातु है, गोल्ड से भी सबसे महंगी जो है रोडियम धातु होती है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन का अध्ययन करना है, धातुओं के संदर्भ में कथन का पहचान करना है, और यहाँ पे जो है सत्य कथन को ढूंढना है। यहाँ पे पूछा रहता है सत्य कथन को ढूंढना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है परंतु पारा नहीं। ये तो कथन सही है कि पारा जो है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है धातु होते हुए भी। सोना और चांदी सगरी आघातवर्ती है, ये भी सही है कि 1 ग्राम सोना से आप 3 किलोमीटर तक की तार बना सकते हैं, और चांदी से भी। मरकरी और एवं धातु तन्यता नहीं पाई जाती है, तो मरकरी एवं जिंक धातु में तन्यता नहीं पाई जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, उसमें उसको आप टीन नहीं सकते हैं ज़्यादा दूर तक। ओस्मियम सबसे भारी धातु है, लिथियम सबसे हल्की धातु का उदाहरण है, तो ये जो है चारों कथन सही है। थोरियम का भारी धातु का प्राकृतिक तत्व है, नहीं, थोरियम थोड़ी सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। यहाँ पे भारी हम लोग ओस्मियम को देखे थे, तो थोरियम कैसे हो जाएगा, तो ये बी आंसर इसका कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एसिटिलीन गैस तथा सिंथेटिक गैस किस प्रकार का ईंधन है। तो एसिटिलीन और सिंथेटिक जो गैस है वो किस प्रकार का ईंधन है,
तो ये जो है वो द्वितीय गैसीय ईंधन है, यानी कि सेकेंडरी गैसियस फ्यूल है। क्या? तो एसिटिलीन गैस और सिंथेटिक गैस तो द्वितीय है, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम समझ भी लेंगे कि प्राथमिक और द्वितीय क्या होता है। तो प्राथमिक में देखेंगे कि प्राथमिक जो होता है गैस या प्राथमिक जो ईंधन होता है वो क्या क्या होता है। तो देखिए प्राथमिक ईंधन में हम देखेंगे तो सोलर, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्राथमिक विंड, पेट्रोलियम और कोल जो है, ये सारे सोलर, विंड, पेट्रोलियम और कोल जो है ये सारे प्राथमिक ईंधन के अंदर आते हैं। नेचुरल गैस भी देखेंगे, यूरेनियम भी देखेंगे और ये सब जो है थोरियम भी, ये सब प्राथमिक गैस। पर द्वितीय जो किसी विधि से बनाए जाते हैं उसे हम द्वितीय गैस कहते हैं। किसी भी विधि से बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन किसी विधि से बनाया गया। एसिटिलीन ये सब विद्युत, गोबर गैस, चारकोल ये सब जो है गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सब द्वितीय जो है द्वितीय ईंधन में आते हैं। बाकी प्रथम ईंधन में ये सब आते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है इसी चीज को। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे जैसे बोला गया है, एक मिनट, निम्नलिखितों का अध्ययन करना है, बस इतना जानिए। तो देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म जैसे CH3 या क्या बोलते हैं ट्राइकेट्रो एक कार्बनिक क्या है। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एवं कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसमें पहचानना कि कौन सा जो है कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि देखते हैं, थोड़ा छोटा करना चाह रही हूँ। तो विटामिन और प्रोटीन जो है कार्बनिक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड वसा भी कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, चमड़ा भी जो है ये सब कार्बनिक यौगिक है। ये सब सारे क्या है कार्बनिक यौगिक। पर यहाँ पे जो खनिज और नमक दिया हुआ है कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते। तो इसका आंसर ये डी होगा। बाकी प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और हाइड्रोकार्बन, चमड़ा, इस सब में कार्बन कंटेंट होता है पर खनिज में नहीं होता। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। तो देखिए यौगिक केवल समांग होते हैं, तो ये सही है कि यौगिक जो होते हैं वो केवल समांग होते हैं। यौगिक में कोई मिश्रण नहीं होता है, दो तरह का होता भी है तो समान होता है। फिर ये मिश्रण समांग और विषमांग दोनों होते हैं। तो मिश्रण जो है समांग और विषमांग दोनों होते हैं, ये सही है। फिर आप बताया कि यौगिक तत्व कोई भी अनुपात में मिलाया जाता है, बिल्कुल गलत है। यौगिक को हमेशा हम समान अनुपात में मिलाएंगे। मिश्रण के अवयव तत्वों के गुण विद्यमान होते हैं, जबकि यौगिक में नया गुण प्राप्त होता है। मिश्रण में हम अवयव तत्वों को जो मिलाएं उसे प्राप्त करते हैं, पर यौगिक में हम एक नया गुण वाले तत्व प्राप्त करते हैं। तो ये विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है नॉन सेक्स विलेन का है। तो नॉन एक्स विलेन क्या होता है। तो ये जो टीचर और आयोडीन जो गैस है, आयोडीन जो है वो नॉन नॉन एक्स विलेन का उदाहरण है। क्या है? नॉन एक्स विलेन का उदाहरण है टीचर और आयोडीन। ये सब जो है नॉन एक्स का उदाहरण है। बाकी ये जो चीनी का शरबत है वो एक्स को कहने का मतलब जो पानी में घुल सकता है। तो चीनी का शरबत, पानी, शराब और पानी के विलयन, ठंड पे, ये सब जो है घूमने वाला एक एक्वा आप समझते होंगे, तो वही टीचर आयोडीन एक्वा नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से जो है समांग मिश्रण नहीं है। तो कॉफी, हवा व कॉफी जो है समांग मिश्रण है। चीनी व पानी का घोल तथा स्टील, ये सब क्या है समांग मिश्रण है। पर दूध व जो है मेल जेली, ये सब कोलाइड के अंदर आता था, समांग मिश्रण के नहीं। माउथ वॉश और सिरका, ये भी सब है जो समांग मिश्रण का उदाहरण है। पर दूध और जेली जो है उसे हम कोलाइड कहते हैं, जानते होंगे कोलाइड यह है दूध। आगे हम देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से निलंबन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है। तो निलंबन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा हो सकता है। तो ये निलंबन को कैसे समझते हैं, यहाँ पे देखिए कि निलंबन जो है पहले पहले निलंबन होता है, उसके बाद जो है वो कोलाइड होता है, फिर कोलाइड के बाद जो है वो विलेन होता है। तो ये जो होता है सबसे बड़ा होता है, उससे थोड़ा छोटा, ये सबसे छोटा होता है, इसे बताया जाता है निलंबन, कोलाइड और विलियम। तो इसमें जो है पूछा कि निलंबन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताना। क्या बताना? निलंबन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तो गंदे नाले का पानी जो है वो निलंबन का सबसे श्रेष्ठ। बाकी ये जो पनीर और मक्खन है या स्टेर्न फोम है या पेंट या फोग है, ये क्लोराइड होता है। चाक का पाउडर, पानी, ऑयल पानी, एसिडिटी ठीक करने वाली पानी, गंदा पानी, सब निलंबन का उदाहरण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कोहरा की जो है, यहाँ पे जैसे कोहरा जो है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है। तो गैस में ठोस का और गैस में तरल का जो है कोहरा है वो कोलाइडी है। गैस में आप ठोस भी मिला लीजिए और गैस में तरल भी, ये वो कोहरा जो है कोलाइडी तंत्र है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
तो ये देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा असत्य है वो पहचानना है। तो दूध को पायास कहते हैं, सही है। रूबल ग्लास ठोस सोल होता है। विल्ड क्रीम फॉर्म होता है, पर ये जो मायोजीन है वो जैम होता है, गलत है। मायोजीन जो है द्रव द्रव से मिलके बनता है, वो जैम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट क्रीम याद रखें फॉर्म है। रूबी ग्लास जो है सोल्ड ठोस सोल है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ना है, इसको अलग करना है। कथनों का अध्ययन कीजिए और बताना है। थोड़ा सा देखते हैं इसको कि क्या बताना है। सत्य कथन को बताना है। तो सत्य कथन देखते हैं इसमें से कौन कौन सा है। तो देखिए, अगर पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज मिल ही जाएगा कि एक निश्चित दाब पर किसी भी द्रव में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब के जो है वो अनुपाती होती है। तो ये सही है और हेनरी का नियम है कि किसी भी द्रव में गैस की जो विलेयता है गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमपाती होती है। तो ये सही है और ये हेनरी का नियम है। फिर देखते हैं कि अत्यधिक ऊंचाई जाने पर ऑक्सीजन गैस आंशिक दाब निम्न हो जाता है, इसलिए शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है। तो ये भी कथन सही है कि हम अत्यधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन आंशिक दाब हो जाता है, उसका दाब कम हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या बताया कि एनोक्सिया जो है मानव शरीर की एनोक्सिया जो है मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है, जबकि हाइपोक्सिया शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा को समाप्त हो जाता है। नहीं, स्टेटमेंट गलत है। ये एनोक्सिया जो है यही ऑक्सीजन की दिखाता है और ये हाइपोनेक्सिया जो खत्म नहीं हो जाता बल्कि रहता है, ऑक्सीजन रहता है, ये गलत बताया गया। फिर है कि इस्कीमिया का आशय है किसी विशेष अंग के ऑक्सीजन की आपूर्ति का बाधा करना। तो हाँ, पूर्ति का जो बाधा है वो इस्कीमिया करता है, ऑक्सीजन के संदर्भ में इस्कीमिया होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, शीश में गलत था, बाकी सब सही है। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ कि हाइपोनेसीमिया जो है इसमें जो है H2O यानी वाटर का कमी हो जाता है, ये बताया गया, आप ही जानते होंगे इसको। यहाँ पे H2O की कमी हो जाता है। फिर यहाँ पे हाइको इस्कीमिया होता है, वाटर की कमी होने से डिहाइड्रेशन होता है। इसको थोड़ा मिलाना है तो देखेंगे इसको कैसे मिलाते हैं। कि बोला है कि जब गोताखोर गहरे पानी से बाहर आता है तो उसके रक्त में घुलित नाइट्रोजन के बुलबुले बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है और तीव्र दर्द होता है, जिसे बेट्स कहा जाता है। इससे बचने के लिए गोताखोर सिलेंडर में रासायनिक संगठन मिलाते हैं। यानी गोताखोर जाते हैं तो क्या क्या संगठन में, जैसे हीलियम लेके तो जाते ही हैं, तो कितना लेके जाते हैं 11.7% याद रख लेंगे। फिर नाइट्रोजन भी लेके जाते ही हैं तो 56.2%, और ऑक्सीजन लेके जाते हैं 32.1%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीजी ग्लोब और Na2 ये सब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, तापमान की कमी के साथ कितनी तरल में गैसों की विलेयता का प्रभाव होता है। तापमान के साथ कमी होगा तो किसी भी तरल में गैस की विलेयता का प्रभाव बढ़ता है। तापमान की कमी में किसी भी गैस में तरलता का विलय जो प्रभाव होता है वो बढ़ता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया कि किसी विद्युत अपघटीय उपस्थिति में किसी द्रव में गैस की विलेयता घटती है। किसी भी विद्युत अपघटीय की उपस्थिति में किसी भी द्रव में गैस की विलेयता घटती है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे गैस की विलेयता जो है, विद्युत अपघटीय तत्व गैस की विलेयता, जैसे विद्युत अपघटीय तत्व होगा तो गैस की विलेयता घट जाएगी। समान O2 का बढ़ना होता है, घुलनशील होता है। समुद्री जल देखेंगे, समुद्री जल में जो होता है समुद्री जल में जो है ऑक्सीजन का कमी होता है, सामान्य जल में ऑक्सीजन घुलनशील ज़्यादा होता है। ये भी एलियन में ऐसा बताया जाता है। फिर आगे हम देखने वाले हैं, तो आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है कि इसमें असत्य कथन को पहचानना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ठंडे क्षेत्र में एथिलीन अल्कोहल व जल अथवा ग्लिसरीन का मिश्रण एंटीफ्रीज के रूप में बिल्कुल किया जाता है। ये तो कथन बिल्कुल सही है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। निलंबन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता, जबकि विलयन में टिंडल प्रभाव स्पष्ट होता है। तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसे अपन क्लियर नहीं कर सकते हैं। जो है चिमनी से निकलता हुआ धुआं स्केम लाइट जल तथा सतन निलंबन का उदाहरण है। तो हाँ, ये सही है। फिर एक कोलाइड में टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कोलाइड और निलंबन दोनों में दिखाई सकता है, ये क्लियर नहीं कर सकते, आएगा एक रहेगा तो आप टिक कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। तो कौन सा जो तत्व है गैस नहीं है, इसमें बता रहा है कौन सा तत्व गैस नहीं है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब सारे गैस है, पर पारा एक धातु है जो कि द्रवस्था में रहता है, ये जानते होंगे। 11 गैस है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे बताया गया है कि स्थिर
तापमान पर किसी दी गई गैस की मात्रा का आयतन उसके ऊपर पड़ने वाले दाब के वर्गक्रमीय होता है, ये संबंधित है। तो ये किसके नियम से संबंधित है? तो ये बॉयल्स के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? बॉयल्स के नियम से संबंधित है। ये बॉयल्स के नियम से संबंधित है। यहाँ कैसे समझेंगे कि स्थिर ताप, जब इस ताप स्थिर हो जाता है तो वो बॉयल्स का नियम रहता है। क्या रहता है? बॉयल्स का नियम रहता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ होगा ये बॉयल्स है कि इसमें जो है V इज इक्वल टू 1/P बॉयल्स का नियम है। फिर आगे देखते हैं ये जो टीवी जो होता है, टीवी भी इसमें भी साइलेंट होता है, यानी कि इसमें आयतन साइलेंट। एक मिनट, VT है, क्या है? VT। जिसे टीवी भी कहते हैं कि चार्ल्स जैसे टीवी दिख रहा है, तो ये डायरेक्टली इसे चार्ल्स बोलते हैं। इसे फिर जो आयतन के एवोगाड्रो संख्या होता है, तो ये तीनों होता है। जैसे ये पे देखिए आदर्श गैस की मात्रा होती है जिसमें PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो याद रखना एक बात और कि चार्ल्स का नियम कब होता है? जब ऐसे रहेगा, इस तरह से ऐसे, तो ये चार्ल्स का होता है। बॉयल्स में क्या होता है? चार्ल्स में जो होता है, इस चार्ल्स में ना दाब स्थिर रहता है, यानी P जो है स्थिर रहता है। पर जो बॉयल्स का नियम होता है, ये बॉयल्स का नियम है, उसमें ताप स्थिर रहता है। तो बस इस तरह से याद करना होता है, बहुत ईजी होता है। इसमें गलत युग्म को पहचानना है, तो चलिए पहचान लेते हैं कि बॉयल्स का नियम जो है डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन में लगाना बॉयल्स का नियम है। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि बॉयल्स के नियम में जो है अभी हम लोग देख रहे थे कि ताप जो है स्थिर हो जाता है, तो ताप स्थिर करके इंजेक्शन वाला कोई काम नहीं किया जा सकता, ऐसा समझिए। यहाँ पे दिया गया है कि चार्ल्स का नियम, तो हॉट एयर बैलून में तेजी से भरने वाली हवा, हाँ चार्ल्स का नियम है। आयतन बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर है वही रहेगा। एवोगाड्रो का नियम जो है वो क्या है? गाड़ी के टायर में निश्चित हवा भरना। तो एवोगाड्रो का नियम ये सही है। आगे देखते हैं कि ग्राहम का विषम नियम हवा अथवा विशेष गंध के चारों ओर फैलाता है। तो हाँ, सभी जो है इसमें सत्य है, इसमें सभी सत्य है। इसको भी आप सही, बॉयल्स का नियम जो है वो डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन देना, इसको भी सत्य मान लीजिएगा। चार्ल्स का नियम जो है बैलून में भरना, ये चार्ल्स का नियम है। गार्डो का नियम गाड़ी के टायर में निश्चित है। ग्राहम का विषम नियम जो है हवा तथा विशेष गंध के चारों ओर है। तो ये भी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि बॉयल्स के नियम का नियम नहीं है इसमें, वो बताना है। तो बॉयल्स के नियम में मानव का श्वसन बोल्स का नियम है, सही है। साइकिल के पंप की कार्यप्रणाली बॉयल्स का नियम है। पानी के नीचे मछली बॉयल्स का नियम है। कमरे में इत्र का महक, ये बॉयल्स का नियम नहीं है। तो ये उदाहरण था। ये जो है मिश्रण होता है, कमरे में जो इत्र है मिश्रण, मानव श्वसन, साइकिल पंप, पानी के नीचे मछली, सब बॉयल्स का नियम, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से जो पहचानना हम लोगों को कौन सा सही है, कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, वो बताना है। तो देखते हैं कि पहला जैसे दिया हो कि आदर्श गैस की अवधारणा काल्पनिक है, बिल्कुल सही है। वास्तविक गैस वंडर वॉल समीकरण के नियम का पालन करती है, ये भी सही है। फिर ये आगे देखते हैं कि किसी भी गैस के प्रवाह की दर उसके मोलर द्रव्यमान के वर्ग के वर्गकुलमाती होती है, और ये एवोगाड्रो का नियम होता है। नहीं, ये गलत है, एवोगाड्रो का नियम नहीं होता। वक्रम, जैसे भी किसी भी गैस के प्रवाह जो है मोलर वर्ग के वक्रमाती होती है, ये सही है, इतना तक सही है। पर ये नियम जो है वो एवोगाड्रो का नहीं होता है। ये जो नियम जो है वो ग्राहम का नियम होता है कि किसी भी गैस के प्रवाह की दर उसके मोलर के द्रव्यमान के वर्गमूल के, ये जो है ग्राहम का नियम होता है, इसे एवोगाड्रो का नियम नहीं। एवोगाड्रो का नियम कुछ और रहता है। फिर देखिए अलग अलग देखते हैं, यहाँ पे दिया कि अलग अलग घनत्व जैसे गैसों के अलग करने को ग्राहम का विसर्म में सहाय करता है। तो हाँ, अगर गैसों को अलग करना है उनके घनत्व में, तो ग्राहम का एक विसरण नियम होता है, उसी में ये सहायक होता है। तो ये सही था। इसमें भी आपको असत्य कथन पहचानना है, गैस के द्रवीकरण से संबंधित है। तो देखते हैं कि पढ़ते हैं, जैसे कि गैस का द्रवीकरण उच्च ताप एवं उच्च दाब के आसीन संभव है। नहीं, उच्च ताप और उच्च दाब नहीं भी रहेगा तो गैस का द्रवीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एलपीजी, एक मिनट, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ कि एलपीजी को द्रवित अवस्था में रखा जाता है। तो ये सही है कि द्रवित अवस्था में रखा जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन व लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग जो है रॉकेट के ईंधन में किया जाता है। तो ये भी सही है कि रखा जाता है। इसमें जो है 4 देख लेते हैं कि लिक्विड क्लोरीन से जल शुद्धिकरण किया जाता है, ये भी सही है। एक छोड़कर जो है तीनों सही था, ये तीनों सही था। आगे देखते हैं, तो आगे बोला गया है, जैसे कि क्वेश्चन में हम देखेंगे कि गैसों की कुल गतिज ऊर्जा जो है गैसों की गति सिद्धांत के अनुसार निर्भर करती है। तो गैस के तापमान पर निर्भर करती है। गैस का जो भी सिद्धांत है उसके तापमान पर निर्भर करता है। आगे चलेंगे तो देखते हैं, गैस
एक गैस का द्रवित किया जाता है, तो गैस को द्रवित कैसे कर सकते हैं? सबसे न्यूनतम ताप से अधिक दबाव देके गैस को हम दबा सकते हैं और उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। देखिए 70वें बीपीएससी में पूछा हुआ भी है, तो न्यूनतम ताप से और अधिक दबाव देके हम ये दबा सकते हैं। आगे चलते हैं और भी देखेंगे। तो इसमें से आपको सत्य कथन को पहचानना है, तो सत्य कथन को पहचान लेते हैं कि एवोगाड्रो का नियम गैसों के अणुओं की मात्रा तथा आयतन के बीच संबंध है। हाँ, ये है एवोगाड्रो का नियम, गैसों की मात्रा और जो आयतन के बीच संबंध को दिखाता है। गुब्बारे तथा टायर में हवा भरना एवं उनका चार्ल्स का नियम है? नहीं, ये एवोगाड्रो का नियम है कि हम गुब्बारे और टायर में जो हवा भरते हैं वो एवोगाड्रो का नियम है। फिर गाड़ियों में लगा जो एयरवेस है जिसमें रासायनिक रूप से सोडियम एजोइड भरा होता है, यह गैस या आदर्श गैस समीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। हाँ, तो ये सही है। तो यानी कि 1-3 सही है। ये गुब्बारा उब्बारा भरना आप समझ लीजिएगा एवोगाड्रो के नियम से होता है। यहाँ पे बताना है रासायनिक परिवर्तन बहुत ईजी होता है और रासायनिक परिवर्तन देख लेंगे इसमें से कौन कौन से जो है रासायनिक परिवर्तन है, तो बहुत ही ईजी रहता है। तो रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पे साथ छोड़ के सब है, इसलिए इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही फटाक से कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि माचिस की तिल्ली जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, अंडा उबालना रासायनिक परिवर्तन है, किसी भी धातु का विद्युत लेपन करना रासायनिक परिवर्तन है, कोशिका में होने वाले मेटाबॉलिज्म क्रिया धातु क्या रासायनिक प्रक्रिया, सीमेंट का जमना रासायनिक है, स्टील का निर्माण करना रासायनिक है, लकड़ी का चीरना फिजिकल होता है रासायनिक, औषधि का निर्माण रासायनिक है। तो ये सारे रासायनिक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बताना है कि कथन चुनना है कि इसमें से कौन सा जो है वो केमिकल है और कौन सा फिजिकल है। तो इसमें से अलग चुनना है कि जैसे चीनी से कैरोमेल बनाना ये केमिस्ट्री यानी कि केमिकल चेंज है, मक्के से पॉपकॉर्न बनाना केमिकल चेंज, पटाखा फोड़ना केमिकल चेंज, कीचड़ या स्माइल बनाना ये फिजिकल चेंज है। तो 1, 2, 3 सही हो गया, यहाँ पे लगा हुआ भी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में कौन सा है, तो रासायनिक मैग्नीशियम के फीते जलना सही है, पटाखे का विस्फोट रासायनिक है, भोजन सड़ना रासायनिक है, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर पतली परत बनाना ये फिजिकल है, फिर है मोम का पिघलना भी फिजिकल होता है, प्रकाश का संश्लेषण केमिकल होता है। तो इस थोड़ा जान लीजिएगा बस, तो इसको सही कर लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 सभी इसमें पूछा कि कौन से रासायनिक परिवर्तन, ध्वनि उत्पन्न होना, रंग गंध परिवर्तन, किसी भी गैस का बनना, पर्यावरणीय विकिरण का मुक्त होना, ये सब जो है वो रासायनिक का उदाहरण है। बुरा कौन सा रासायनिक नहीं है वो बताना है। तो ये सड़क पर गड़े खंबे का उड़ जाना ये फिजिकल है, बाकी ओजन का अपघटन, नाखून काटना, पौधे का बढ़ना सब जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन का ही इनमें से कोई नहीं जो है रासायनिक परिवर्तन, सारा फिजिकल होता है। एक बार फिजिकल का भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा फिजिकल होता है। जैसे चाक का बुरादा बनाना, पेंसिल को तोड़ना, आइसक्रीम का पिघलना, बाल काटना, टीन के डिब्बे को टिपना, बल्ब जलाना, ये सब जो है वो फिजिकल चेंज है। यहाँ पे असत्य मेघों को पहचानना है, तो देखिए कि फॉर्मिक जो है नेटल का पौधा सही है, टैनिक चाय में होता है, टेरिक अंगूर में होता है, मैलिक जो है वो त्वचा के लिए होता है, पालक के लिए नहीं, पालक के लिए ऑक्जेलिक एसिड होता है। आगे देखते हैं, इसमें से भी जो है असत्य सत्य को देखना है कि इसमें सत्य कौन सा है। तो इसमें तो दिखा रहा है कि 1, 3 सही है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, शायद थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए कि हल्दी व लाल लिटमस पेपर पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये कथन सही कि हल्दी हो या लाल लिटमस पेपर हो उस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर बताया जा रहा है कि फ्लोरो एंटी अम्ल अत्यंत तीव्र होता है, ये भी सही है कि अत्यंत तीव्र होता है। फिर आगे देखते हैं, फ्लोरो एंटी अत्यंत तीव्र याद रख लेना है। परऑक्सी एसिटिलीन अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। हाँ, परऑक्सीटिलीन जो है वो दुर्बल अम्ल है। तो तीनों कथन सही है। यहाँ पे देखिए, जैसे इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आयोडीन है, ब्रोमियम है और क्लोरीन है। फिर उसके बाद HNO3 है, H2SO4 है, CH3, ये सब जो है वो क्या है, एसिटिक अम्ल का उदाहरण है। आगे देखते हैं, देखते हैं कि अल्कराज एक्रेजिया के संदर्भ में अध्ययन करना है। तो 1 और 3 के अनुपात में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये कथन सही है। आगे देखें, आगे देखते हैं कि इनमें जो है सोने चांदी घोला जाता है, ये भी सही है। प्लेटिनियम घोला जाता है इसमें, ये भी सही है, तीनों कथन सही है। फिर आगे देखते हैं कि इसमें से जो है पहचानना है कि कौन सा कथन जो है सम्मिलित नहीं है या संबंधित नहीं है। तो अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देता है, अम्ल का लाल लिटमस हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो अम्ल का जो है लाल लिटमस हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सही है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि
अम्ल जो है क्षारक प्रवृत्ति के नहीं होते, अम्ल क्षारक ही प्रवृत्ति के होते हैं, ये गलत है। अम्ल का पीएच मान CN से कम होता है और स्वाद में खट्टा होता है, ये भी कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानना है। तो मेथोनिक अम्ल जैसे फॉर्मिक अम्ल जो है बिच्छू के डंक में होता है, सही है। एर्थोफार्मिक फास्फोरस जो है सॉफ्ट ड्रिंक में 3 फ्लोर होता है। टेनिलिक अम्ल देखेंगे तो ऑक के बीच और चाय की पत्ती में टेनिलिक अम्ल होता है, ये भी सही है। हैनिटिनोक अम्ल ये जो है फल में बुरा रंग देता है, तो नहीं, ये गलत है। जो कहे कि फल में बुरा रंग देता है। हैनिटैनिक जो है वो मेहंदी के लिए होता है। क्या होता है? हिनोटैनिक अम्ल जो है वो मेहंदी के लिए होता है, ना कि फल में बुरा रंग देने के लिए। तो हैनिटोनिक मेहंदी के लिए, याद रख लेना है। इसमें चारों कथन सही है, तो हम लोग फटाक से पढ़ लेते हैं कि साइट्रिक अम्ल का ascorbic की तुलना में अधिक अम्लीय है, सही है। सिट्रिक अम्ल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं माना जाता है। सिट्रिक अम्ल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं माना जाता है, तो सही ही है। एस्कॉरिक अम्ल स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक है, ये भी सही। टार्टेलिक अम्ल के बिना पके अंगूर या आम के कच्चे फल आदि के पाए जाते हैं, हाँ ये सही है कि टार्टेरिक और अंगूर में पाया जाता है और कच्चे फलों में पाया जाता है। वेरी गुड। इसमें से असत्य कथन बताना है, तो दो तो सत्य है, उसको देख लेते हैं कि टमाटर 10 प्रकार के अलग अलग एमिनो युक्त होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जबकि अन्य जो है वो मैलिक सिट्रिक अम्ल प्रमुख होता है। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक रूप में जो है हाइड्रोक्रोपोलाइन अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल को जो है हाइड्रोक्सीप्रोपाइल के नाम से जाना जाता है, जो कि बेटर मिल्क या चीज में पाया जाता है, तो ये दोनों कथन सही है। यहाँ पर यूरिसिक एसिड चने की पत्ती में पाया जाता है, गलत है। यूरिसिक जो एसिड होता है, यूरिसिक जो एसिड है वो सरसों की पत्ती में पाया जाता है, ना कि चने की पत्ती में, तो सी गलत है। आगे देखते हैं, तो देखेंगे कि क्षार के संदर्भ में असत्य क्षार जो है स्वाद में कैसे होते हैं, सही है। क्षार जो है क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी सही है। हल्दी को गुलाबी और मैथिल को जो है नीला, मैथिल ऑरेंज होता है वो पीला कर देता है। क्षार जो है मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, याद रखना है। और हल्दी को गुलाबी कर देता है क्षार, यानी कि बेस बेस जो है हल्दी को गुलाबी कर देता है, मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है, नीला है, तो ये कथन गलत है। ये तो आप ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं। ये पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है, सही में। क्षार का जो पीएच मान सबसे अधिक होता है 7 से अधिक होता है, सबसे अधिक नहीं। तो निम्नलिखित युग्मों में से जो है कौन सा बताना है इसमें कि ये चयन करना है कौन सा गलत है। तो देखते हैं कि तनु अम्ल का 1 होता है पीएच मान, सही है। चाय या कॉफी का 5 से 5.5 होता है, सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम याद रखिएगा 10.5 होता है, कई बार एनसीईआरटी के बुक में भी रहता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, जिसे एंटी एसिड कहते हैं, उसका 10.5% होता है, याद रखना है। अच्छी मृदा का इतना नहीं होता है, अच्छी मृदा का जो है, तो फिर ये मृदा क्षार ही हो जाएगा। 7 पॉइंट यहाँ पे जैसे दिया भी है, 7.8 से लेके मतलब 7% तक रहना है, तब वो ठीक है मृदा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे कि उनके युग्म में सत्य पहचानना है। तो ऑरेंज सूचक अम्ल में, अगर अम्ल में जाएगा तो क्या होगा वो बताना है। तो देखिए अम्ल में जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए अगर मैथिल मैथिल ऑरेंज को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो वो लाल रंग का होगा, पर मैथिल ऑरेंज जो है उसको हम अगर क्षार में डालते हैं तो वो पीला होता है, याद रखना है। फिनेथॉल देखेंगे तो अगर इसे हम अम्ल में डालेंगे तो वो रंगीन हो जाएगा, और फिर ये गुलाबी हो जाएगा अगर ये क्षार में। तो फेनेथॉल जो है क्षार में जाएगा तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा, और अगर अम्ल में रहेगा तो रंगीन हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि फेनॉइड है। फेनॉइड क्या होता है, तो फेनॉइड को अगर हम डालते हैं, फेनॉल रेड है, इस वजह अगर हम अम्ल में डालते हैं तो गुलाबी गुलाबी हो जाएगा, ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें असत्य ही तो पहचानना है। तो ये अगर फेनॉल रेड को हम अम्ल में डालते हैं तो वो पीला होता है, फेनॉल को क्षार में डालते हैं तब वो रेड होता है, इतना ध्यान रखना है। रेड ऑरेंज है तो उसे अगर हम अम्ल में डालेंगे तो वो पीला हो जाएगा, और रेड ऑरेंज को अगर हम क्षार में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो एक बार फिर से कि मैथिल ऑरेंज को अगर हम अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाता है, और अगर हम क्षार में डालते हैं तो पीला हो जाता है। फेनेतॉल को देखेंगे तो वो रंगीन हो जाएगा और क्षार में गुलाबी हो जाता है। फेनल रेड को देखेंगे तो ये अम्ल में पीला हो जाता है और क्षार में लाल हो जाता है। फिर रेड ऑरेंज को देखेंगे तो ये जो है लाल हो जाता है क्षार में, और अम्ल में पीला हो जाता है। तो ये सारे मिलान थे जो कि आते हैं एग्जाम में, आगे क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। तो इसमें भी असत्य कथन को पहचानना है, पर जो सत्य कथन है उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ कि चाइना रोज जो है यानी गुड़हल अम्ल के साथ डार्क पिंक या मजेंडा रंग, जबकि क्षार के साथ हरा रंग प्रदान करता है। तो सही कि जो चाइना रोज होता है वो गुड़हल अम्ल के साथ डार्क पिंक देता है, गुड़हल अम्ल के साथ डार्क पिंक देता है और मेजेंडा रंग या मेजेंडा देता है, जबकि क्षार के साथ जो है वो रंग प्रदान करता है चाइना रोज।
यदि मृदा अम्लीय हो जाए तो चूना का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। हेनरी बेकवेल को रेडियो सक्रियता का जनक माना जाता है और 1903 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये भी सही है कथन। यहाँ पे क्या बताएगा, फोर्थ कथन जो कि गलत है। प्रेरित रेडियो सक्रियता के बारे में मैडम क्यूरी और उसके पति प्यूरे क्यूरी ने बताया है, तो ये गलत है कि ये फेडरिक बताने वाले थे। प्रेरित रेडियो सक्रियता दिया हुआ, ना कि रेडियो सक्रियता दिया हुआ। तो हेनरी बेकवेल ये सब बताने वाले थे, तो यहाँ पे मैडम क्यूरी उसके पति नहीं बताए हैं प्रेरित वाला। फिर निम्नलिखित में से अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का पहचान। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रेडियो सक्रिय अल्फा बीटा किरणों की खोज की है, तो ये सही है। जो है गामा क्षय के दौरान अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी सही है। गामा निकलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आगे की कार्बन 14 में जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है और इसे अर्ध वायुकाल जो है वो 57-30 वर्ष माना जाता है, तो ये भी कथन सही है। बाकी यहाँ बोला गया कि गामा किरणों के पास सर्वाधिक गतिज ऊर्जा एवं द्रव्यमान प्राप्त है। गामा किरणों के पास सर्वाधिक गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान प्राप्त है, तो ये गलत कथन है। बाकी ऊपर वाला तीनों कथन को ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे भी पहचानना है कि कौन सा जो है असत्य है, तो ऑक्सीजन अभिक्रिया के संदर्भ में लिखित में से असत्य कथन को पहचानना है। तो इस अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ते हैं, तो ऑक्सीजन में सही में विद्युत ऋणात्मक जो है वो जुड़ता है, तो ये सही है। इन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ये भी सही है। बाकी इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ते हैं, नहीं, हाइड्रोजन नहीं जुड़ते हैं। फिर यहाँ पे पता है कि इस अभिक्रिया में O2 जुड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ते हैं, तो सही है। ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीजन जुड़ते हैं और इलेक्ट्रॉन का बाहर होता है ऑक्सीकरण में, इस अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मक। ऑक्सीकरण का जो है वो सारा डिटेल था कि जो जुड़ता है और जो बाहर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, ये सब। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, जिसे कि ऊष्मा जो निकालता हो, जैसे मोमबत्ती का जलना व मोती का आग जलना और पानी से बर्फ का पिघलना, ये ऊष्माक्षेपी है। फिर दांत साफ करना और पटाखे फूटना ऊष्माक्षेपी है। लोहे में जंग लगना, मनुष्यों का द्वारा श्वसन की क्रिया, सब ऊष्माक्षेपी है। पर यहाँ पे कि बर्फ का पानी में बदलाव और अंडा व रोटी सेकना, ये सब जो है वो सब ऊष्माशोषी होता है, क्षेपी नहीं होता है, तो ध्यान रखना ऊष्माक्षेपी होता है। तो आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं उत्प्रेरक के बारे में, जो बताना है कि कौन सा इसमें असत्य है, तो केवल 6 असत्य हैं। तो सारी जो सही बातें उनको पढ़ लेते हैं, उससे तो पकड़ पाएंगे ना। वह पदार्थ जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग कम होता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, सही है। आगे चलते हैं, जब उत्प्रेरक और अभिकारक समान प्रवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक को समान कहा जाता है, सही है। रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरकों का मुख्य भाग नहीं लेती है। रासायनिक अभिक्रिया जो है उत्प्रेरकों का मुख्य भाग नहीं लेती, ये भी कथन से है। एल्यूमिनियम सिलिकेट, लोह, निकल, प्लेटिनम पूर्व उत्प्रेरक माने जाते हैं, तो सही है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं, तो ये भी सही है कि वो रासायनिक अभिक्रिया को सक्रिय ऊर्जा में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये सारे कथन थे उत्प्रेरक के बारे में, आप समझ गए होंगे। देखिए फिर कि खमीर का उपयोग उत्पादन किया जाता है, तो अल्कोहल से यानी शराब से जो है वो खमीर में उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। वाटर गैस तो आप जानते होंगे, वाटर गैस CO क्या है, COH2 होता है। और यहाँ पे जो ये CON2 दिया है, इसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, तो उसको भी ध्यान रख लेना है। फिर बहुत एंटीबायोटिक दवा है, तो इसमें जो पेनिसिलिन है वो एंटीबायोटिक दवा है। आगे देखते हैं, आगे शायद खत्म हो गया, क्या नहीं है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक युग्म मिलता है, तो कार्बन मिलता है, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है। फिर कि सिगरेट के लाइटर में कौन सा होता है, तो ब्यूटन होता है, ये जानते होंगे। अब शक्कर के लिए जो इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये हाइड्रोजन कार्बन जिसमें कि परमाणु द्विबंध से जुड़ते हैं, तो इसे एल्केलिन कहा जाता है। 2 जुड़ने वालों को एल्केलिन कहा जाता है, 1 को एल्केन कहा जाता है और 3 को अल्कलाइन कहा जाता है। जानते होंगे सोडा वाटर, देखेंगे सोडा वाटर में बोतलों में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है। वह दीजिए क्वेश्चन से हो गए हैं। फिर है कि मानव के पसीने में उत्सर्जन होता है, तो जो पसीने से निकलता है उससे वो गंधक कहा जाता है, तो ये भी हो गया। अभी इतने तक था, तो ये सारा सेट पे प्रैक्टिस था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि इसको बता देती हूँ, इससे मेरा आपका दोनों का रिवीजन हो जाएगा। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा। थैंक यू साथियों।